आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले इस बात को समझेंगे हम लोग। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो कंसेप्ट है ना, हम लोग पीछे ही शुरुआत कर चुके थे, लेकिन ये बात हम लोग वहाँ उतना ज़्यादा समझ नहीं पाए। पीछे जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ाया जा रहा था, तो आप इस सवाल को सॉल्व किए थे कि एक बॉल को दीवार पर मारा गया, फिर दीवार पर से बॉल टकरा करके लौट के आया, तो बताओ कि बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, और चेंज इन मोमेंटम बटा फिर चेंज इन टाइम से हम लोग निकालते थे कि बॉल पर कितना फोर्स लगा। तो ये सब क्वेश्चन जब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बना रहे थे कि बॉल पर कितना फोर्स लगा, तो जो हम आप निकाले थे कि बॉल पर कितना फोर्स लगा, उसमें हम ये भी बात आपको समझाए होंगे कि बॉल पर ही जो फोर्स लगा है ना, इतना ही फोर्स दीवार पर भी लगा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज। अगर आप मतलब कि बॉल को यहाँ पर मारे भी वेलोसिटी से और भी वेलोसिटी से बॉल लौट के आया था, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ था 2mv, और मान लें कि दीवार में जो कांटेक्ट हुआ था बॉल का t समय के लिए, तो चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम बराबर 2mv/t। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम 2m और बटा टाइम 2mv/t आया था, इससे हम लोग समझते थे कि जो फोर्स किस पर लगा, बोले बॉल पर। डायरेक्शन तो बोले थे कि फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो mv था इधर, फिर आने के समय था इधर mv। तो अगर जाने के समय का अगर हम मान लें कि दीवार इधर है और यहाँ से बॉल फेंका गया था, तो जाने के समय मोमेंटम था mvi, और आने के समय मोमेंटम था mv-i। ये सब बात हम पहले किए थे कि आने के समय मोमेंटम mv-i, जाने के समय mvi, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल में इनिशियल घटाए थे, आया था 2mv-i। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आया, बोले -i। इसका मतलब बॉल पर फोर्स किधर लगा, इधर लगा। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आएगा 2mv-i। और अगर t समय तक कांटेक्ट रहा बॉल का दीवार से, तो 2mv/t, ये हो गया फोर्स। लेकिन फोर्स ऑन बॉल है, अगर इसको +i कर दे तो फोर्स ऑन वॉल हो जाएगा, दीवार। फोर्स ऑन वॉल, दीवार, मतलब जितना फोर्स बॉल पर लगा है ना, उतना ही फोर्स दीवार पर भी लगेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। बॉल पर -i, दीवार पर +i। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाता है, तो दूसरा वस्तु भी पहला वस्तु पर फोर्स लगाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अगर कोई एक बॉडी दूसरा बॉडी पर फोर्स लगाया ना, तो दूसरा बॉडी भी पहला बॉडी पर फोर्स लगाएगा, और उतना ही लगाएगा जितना पहला बॉडी दूसरा बॉडी पर लगाया था। कहने का मतलब बॉल ने जितना फोर्स दीवार पर लगाया है, दीवार ने उतना ही फोर्स बॉल पर लगाया है। पहले तो बॉल गया दीवार पर टकराया, बॉल दे रहा है एक्शन दीवार पर, दीवार देगा रिएक्शन। तो बॉल जब दीवार पर टकराया, तो अगर बॉल को पहला बॉडी माने और दीवार को दूसरा बॉडी मानिए, तो बॉल दीवार पर जितना फोर्स लगाएगा, दीवार भी बॉल पर उतना ही फोर्स लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जब एक बॉडी किसी दूसरा बॉडी पर फोर्स लगाता है, तो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर फोर्स लगाता है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि व्हेन ए बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब एक बॉडी फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे बॉडी पर, देन अनदर बॉडी आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, तो दूसरा बॉडी पहला बॉडी पर फोर्स लगाता है विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, समान परिमाण के साथ, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। दूसरा बात इसमें क्या है कि पहला बॉडी जो दूसरा बॉडी पर फोर्स लगाया, पहला बॉडी जो दूसरा बॉडी पर फोर्स लगाया, इसको हम लोग एक्शन बोलते हैं, क्रिया। और तब दूसरा बॉडी जो पहला बॉडी पर फोर्स लगाया, हम लोग उसे रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक एक्शन के बदले एक रिएक्शन होता है, और एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों अपोजिट वेक्टर है।
अपोजिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। तो पहला बॉडी जब दूसरा बॉडी पर फोर्स लगाता है उसको एक्शन बोलते हैं, और दूसरा बॉडी जो लगाया पहला बॉडी पर उसे रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इससे क्या पता चलता है? फोर्स का नेचर पता चलता है। फर्स्ट लॉ से फोर्स का डिफिनीशन, सेकेंड लॉ से फोर्स का वैल्यू, थर्ड लॉ से फोर्स का नेचर कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है। तो एक सारांश हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मेन पॉइंट क्या है। लेकिन इसमें एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक्शन और रिएक्शन ये जो दोनों हो रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। ये लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, इससे क्या आप समझ पा रहे हैं? इसको भी जरा फील कीजिए कि एक्शन और रिएक्शन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। समझिए जैसे मान लिया जाए कि हम फोर्स लगाएं इस बोर्ड पर, ऐसे फोर्स लगाए बोर्ड पर, तो जिस लाइन पर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लिया ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो रिएक्शन भी उसी लाइन पर मिलेगा। अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो रिएक्शन भी ऐसा ही मिलेगा। जिस लाइन पर आप एक्शन कीजिएगा उसी लाइन पर जस्ट रिएक्शन मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए बच्चे लोग को हम एक एग्जाम्पल देते हैं नाव वाला, कि जब कोई नाविक, जब कोई मल्लाह नाव को खेता है, नाव को चलाता है, तो एक बड़ा सा डंडा लेके नाव के पीछे वाले पोर्शन पर बैठ के बड़ा सा डंडा लेकर के जमीन में धक्का मारता है। तो जमीन में धक्का जैसे मारता है तो नाव आगे बढ़ता है। तो जिस डंडा के सहारे, जिस बड़ा सा जो बांस जैसा डंडा होता है एकदम खूब लंबा, वो तो जितना पानी में गहराई उसके हिसाब से डंडा रखता है, तो जो डंडा होता है उसका जो उसके सहारे जो जमीन में धक्का जो मारता है वो, तो जिस लाइन पर धक्का मारेगा, मतलब एकदम सामने धक्का मारा ऐसे, तो एकदम नाव एकदम स्ट्रेट जाएगा, सामने जाएगा। लेकिन अगर धक्का मारने के समय जमीन में अगर डंडा थोड़ा सा ऐसे हिल गया, तो जैसे ऐसे हिलेगा तब नाव सामने नहीं जाएगा, क्योंकि एक्शन ऐसे हुआ है तो रिएक्शन भी ऐसे मिलेगा। अगर सामने से मारे हैं एकदम डंडा एक्शन, तो रिएक्शन ऐसे मिलेगा, तो नाव आगे जाएगा। लेकिन ऐसे हम दिए हैं अगर रिएक्शन, तो रिएक्शन ऐसे मिलेगा, तो हम जिस पोर्शन पर बैठे हुए उधर भाग जाएगा। ऐसे धक्का मारे, रिएक्शन ऐसे मिलेगा, तो हम जिस पोर्शन पर बैठे हैं पीछे वाले पोर्शन पर उधर भाग जाएगा, तो नाव ऐसे मुड़ जाएगा। ये लाइन ऑफ एक्शन, लाइन जो एक्शन का आपका लाइन है, जिस लाइन पर आप एक्शन दे रहे हैं रिएक्शन भी उसी लाइन पर है। डंडा थोड़ा सा ऐसे हुआ, वहां नाव का डायरेक्शन चेंज, ये एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही समझिए कि जब एक बॉडी किसी दूसरा बॉडी पर फोर्स लगाता है तो दूसरा बॉडी भी पहला बॉडी पर फोर्स लगाएगा। दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का जस्ट अपोजिट होगा। और साथ ही साथ जो पहला बार फोर्स लगाया गया है दूसरा बॉडी पर, पहला बॉडी के द्वारा उसे एक्शन बोलेंगे, तो दूसरा बॉडी के द्वारा जो पहला बॉडी पर लगाया गया उसे रिएक्शन बोलेंगे। कहने का मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, लेकिन एक्शन हो या रिएक्शन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। जिस लाइन पर एक्शन दीजिएगा उसी लाइन पर रिएक्शन आएगा। ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर इतना बात समझ में आ गया आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो सारांश है, और इससे हम लोग क्या पता चलता है, बोले नेचर ऑफ फोर्स पता चलता है। फोर्स का नेचर क्या है, पहला से बताए थे फोर्स का डिफिनीशन, दूसरा से फोर्स का वैल्यू, तीसरा से फोर्स का नेचर पता चलता है, कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है। यहां तक समझने के बाद थोड़ा इस बात पर आप गौर कीजिए कि जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये बच्चा का पढ़ाई करना ना एक एक्शन है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है सब अपने अपने हिसाब से, ये बच्चा का एक्शन है। ये कितना पढ़ाई कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अगर पढ़ाई कितना कर रहा है इसका एक कोई मेजरमेंट हो तो कितना पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो कितना अच्छे ढंग से पढ़ पा रहा है, ये नहीं पता चल पाता उसको कितना अच्छे ढंग से हम पढ़ रहे। उसको लगता है कि हम मेहनत तो कर ही रहे, एक्शन है उसका। तो इसका रिएक्शन कौन है, इसका एग्जाम। जब एग्जाम होगा और उधर से रिजल्ट आएगा तो उसका एक रिएक्शन है। हमारा एक्शन का वो रिएक्शन है, हमारा रिजल्ट जो एग्जाम हम दिया और हमारा रिजल्ट आया वो हमारा एक रिएक्शन है। तो जैसा आप पढ़े होंगे वैसा रिजल्ट आएगा, जैसा एक्शन करेंगे वैसा रिएक्शन होगा। लेकिन इस बात को थोड़ा गौर से समझिए, हुआ तो पहले एक्शन ही, पहले तो आप पढ़े ही तभी रिजल्ट आया, मतलब पहले तो आप एक्शन किए तब रिएक्शन हुआ। लेकिन आपको अपना एक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, आपने कितना अच्छा पढ़ा, ये कैसे पता चला, बोले रिएक्शन से। आपको पढ़ने का थोड़ा मैग्नीट्यूड पता है नहीं, लेकिन रिजल्ट का मैग्नीट्यूड पता है। हाँ रिजल्ट इतना % आया
तो हमको लगता कि नहीं अच्छा पढ़े थे हम लोग। मतलब कहने का मतलब होता तो पहले एक्शन ही है और एक्शन के बाद ही रिएक्शन होता है, लेकिन एक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, हम कितना मेहनत किए थे शुरू में, कितना एक्शन लगाए, ये पता चलता है रिएक्शन के मैग्नीट्यूड से। ये बात समझना होगा क्वेश्चन में, किसी एक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है ना, यह उसके रिएक्शन के मैग्नीट्यूड से पता चलता है। अगर इस पॉइंट पर आप हमेशा रहिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। कहने का तो हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन उतना ही होगा जितना एक्शन हुआ है, ये बात सही है, ये कहने लायक है सिर्फ। अब वास्तव में होता ही पहले एक्शन है, तभी रिएक्शन होता है। लेकिन एक्शन आपने कितना दिया ये आपको रिएक्शन से ही पता चलता है। इसलिए होता पहले एक्शन है, उसके बाद ही रिएक्शन होता है। लेकिन एक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, कितना एक्शन हुआ, ये तभी पता चलता है जब रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन के मैग्नीट्यूड से हमें एक्शन का मैग्नीट्यूड पता चलता है। लेकिन होता पहले एक्शन है तब रिएक्शन होता है। लेकिन जहाँ तक वैल्यू का बात है कि एक्शन का वैल्यू क्या है, एक्शन आपने कितना अच्छा किया, कितना बेहतर किया है, कितना फोर्स ज़्यादा लगाया है, ये आपको रिएक्शन से पता चलता है। इस कंसेप्ट पर हमेशा चलिएगा। पहले दिखाना है एक्शन, उसके बाद उसका होगा रिएक्शन। किसी भी डायग्राम में एक्शन दिखाना है, उसका रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन जितना हुआ है हमें मान लेना है कि एक्शन भी उतना ही हुआ हो, वैल्यू के हिसाब से। जब डायग्राम बनाएंगे तो ये बात समझ में आएगा। अभी सिर्फ ध्यान रखिए, पहले होता कौन है, एक्शन, एक्शन के बाद ही होता है रिएक्शन। लेकिन एक्शन कितना हुआ, एक्शन का वैल्यू क्या है, यह रिएक्शन के वैल्यू से पता चलता है। जिसे समझिए कि आप मान लिया जाए कैसे हवा में हाथ चलाए, एक्शन हुआ, एक्शन हुआ, लेकिन इसका कितना आपने फोर्स लगाया ये पता नहीं चलेगा। आप ऐसे हवा में हाथ मारिए और कितना भयानक फोर्स लगाए आपको नहीं आभास होगा। लेकिन यही फोर्स आप दीवार पर लगाइए तो आपको फीलिंग आएगा कि हमने कितना फोर्स लगाया है, कितना ज़्यादा लगाया है या कितना कम ही लगाया है। मतलब क्या समझिए आप कि आप ऐसे हवा में फोर्स मारे, एक्शन तो हुआ, लेकिन कितना एक्शन हुआ नहीं पता चला। जब आप दीवार पर मारे, उधर से रिएक्शन मिला, तब आपको एक्शन का आभास हुआ। तो जितना रिएक्शन उधर से आता है ना, जब चोट बहुत जोर से हाथ में लगता है तब हम करता है कि ओ लगता है बहुत ज़्यादा कस के मार दिया। हल्का चोट लगता है तो होता है कि ओ अच्छा हल्का लगा होगा। ये बात आपको समझना होगा। ये आपका एक्शन और रिएक्शन। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा ये बात समझने का प्रयास करते हैं, एक्शन को और रिएक्शन को। और जिस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं एक्शन और रिएक्शन दिखाने का तरीका, इसे बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सिंपल सिंपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि m किलोग्राम का वस्तु एक ग्राउंड पर रखा हुआ है। m किलोग्राम का वस्तु एक ग्राउंड पर रखा हुआ है। अब इसका दिखाइए कैसे एक्शन हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा है, समझिएगा इसको। वास्तव में m किलोग्राम का बॉडी ग्राउंड पर रखा हुआ है रेस्ट में। m किलोग्राम का बॉडी जमीन पर रखा हुआ है रेस्ट में, विराम में। ये अलग अलग दिखाने का मतलब क्या, वास्तव में रेस्ट में हम बोले ना फ्री बॉडी डायग्राम। ग्राउंड को फ्री कर दीजिए, इसको फ्री कर दीजिए, इसका अलग डायग्राम दिखाएंगे, इसका अलग दिखाएंगे, बीच में हो क्या रहा है समझिएगा। m किलोग्राम का ये बॉडी है, तो m किलोग्राम के बॉडी का अपना एक वेट होगा, वेट मतलब भार, mg। m किलोग्राम के बॉडी का अपना एक भार होगा mg, जिसे वेट बोलते हैं, वेट भार mg। ये जो mg हम नीचे दिखाए हैं ये किस पर लग रहा है, बोले ग्राउंड पर। ये mg कहाँ लग रहा है, ग्राउंड पर। तो इस mg का ग्राउंड पर लगना एक एक्शन है, इसके वेट का इस जमीन पर लगना एक एक्शन है। mg पहला बॉडी समझिए, ग्राउंड दूसरा बॉडी। तो पहला बॉडी दूसरा बॉडी पर अपना फोर्स लगा रहा है, अपना भार दे रहा है, mg दे रहा है, एक्शन है। ठीक, एक्शन हुआ तो ग्राउंड इसे क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो ग्राउंड इसे रिएक्शन देगा। इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जब किसी दो बॉडी कांटेक्ट के थ्रू रिएक्शन हो ना, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट हो, टच में हो, और तब रिएक्शन हो ना, उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्ट कांटेक्ट हो बॉडी से बॉडी में और तब अगर रिएक्शन मिले ना, उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन।
तो नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल हम लोग एन यूज कर रहे हैं, ठीक। तो mg को समझिए कि एक्शन, mg को समझिए आप एक्शन हुआ, तो ग्राउंड ने क्या दिया इसे, रिएक्शन हमने माना कि कितना दिया, n, माना कि रिएक्शन n, इसका मतलब गारंटी है कि इस ग्राउंड पर जो लगने वाला एक्शन है उसका भी वैल्यू n ही होगा। mg को समझिए एक ब्लॉक का भी करवा रहे हैं, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक जब कराते आएंगे ना और कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा। mg को दिखाना समझिए कि एक एक्शन है, सिर्फ mg है नीचे केवल दिखाए, इसके मतलब समझिएगा कि हम लोग ये जो m किलोग्राम के बॉडी का भार है mg, ये क्या दिखा रहा है, एक्शन का होना। ये मत कह दीजिए कि एक्शन का मैग्नीट्यूड mg है, लेकिन इस कहानी में एक्शन का मैग्नीट्यूड mg ही है। लेकिन जैसे हम बोले 2 ब्लॉक में जाएंगे ना, आपकी ज़्यादा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि डायरेक्ट कह देना ठीक बात नहीं है कि mg एक्शन का वैल्यू है, कि एक्शन m का वैल्यू mg है, ग्राउंड पर mg ही लग रहा है। हाँ, इस केस में ग्राउंड पर mg ही लग रहा है, लेकिन जैसे ही 2 बॉडी के सवाल में हम लोग जाएंगे ना, तो आपकी बात और फीलिंग अच्छा से आ जाएगा कि ये डायरेक्ट कह देना कि किसी बॉडी का वेट ही पूरा का पूरा एक्शन है, ये सही बात नहीं। तो आप ऐसे समझिए कि mg को नीचे जब दिखाइएगा तो मन ही मन में ऐसे बोलेगा कि एक एक्शन हुआ, तो ग्राउंड ने इसे रिएक्शन दिया n। चूंकि ग्राउंड ने इसे रिएक्शन दिया n, इसका मतलब गारंटी है कि जमीन पर भी एक्शन n ही हुआ होगा। ऐसे दिखाना, पहले इसको खींचना है, फिर इसको, फिर इसको, कि mg क्या है, एक एक्शन है। किस पर एक्शन दिया, बोले जमीन पर। जमीन क्या दिया इसे, बोले रिएक्शन। कितना दिया, बोले n। रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है n, इसका मतलब गारंटी है कि एक्शन का मैग्नीट्यूड भी n ही रहा होगा। और सेम लाइन ऑफ एक्शन का जहां तक बात है, ये सब एक चीज में होना चाहिए, जिस बात को दर्शाता है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम है एक्शन और एक्शन का। ऐसे दिखाना थोड़ा अच्छा नहीं होता है, यहां दिखा दे हम mg और जहां मन तहां दिखा दे n, ऐसे नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि mg जिस लाइन में है ना, n का मान भी उसी लाइन में होना चाहिए। ऐसे नहीं, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, कि जिस लाइन पर एक्शन है उसी लाइन पर रिएक्शन है। और फ्री बॉडी डायग्राम, ग्राउंड का सिचुएशन क्या देख लीजिए, वस्तु का सिचुएशन क्या देख लीजिए। अच्छा, चूंकि बॉडी क्या है, रेस्ट में। अब बताइए कि बॉडी चूंकि रेस्ट में है, इसका मतलब बॉडी पर ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों बराबर होगा, तो बॉडी रेस्ट में। इससे आप समझ पाएंगे कि n बराबर m। मतलब सच में रिएक्शन जो मिला था mg के बराबर मिला था, और जमीन पर कितना काम कर रहा है, बोले mg ही काम कर रहा है, mg ही काम कर रहा है जमीन पर। तो एक ब्लॉक का हुआ ये। अब 2 ब्लॉक में आ जाते हैं। दोनों को दोनों बॉडी रेस्ट में है, m2 जमीन पर है, m2 पर m1 है, रेस्ट में। डायग्राम देखिए, है बॉडी वास्तव में रेस्ट में, फिर बॉडी डायग्राम दिखाने के लिए ऐसा करें, समझते चलिए। m1 का वेट m1g, m1g का नीचे दिखाना यह बता रहा है कि एक्शन हुआ, तो ये एक्शन इस पर हुआ, ये दिया इसको रिएक्शन। मान लीजिए यह रिएक्शन कितना दिया, n1, इसका मतलब गारंटी है कि इस पर भी लग रहा होगा n1। ऐसा पीछे भी किए थे, n खाली लिखा हुआ था, चूंकि 2 बॉडी का सवाल है तो n1 n2 कर देते हैं। अब आगे बढ़िए, यहां से फिर वही बात, m2 का वेट m2g, ई दिया एक्शन किस पर, जमीन पर। जमीन इसे देगा रिएक्शन, माना यह रिएक्शन n2 है। चूंकि जमीन ने m2 को रिएक्शन n2 दिया, इसका मतलब है कि जमीन पर भी काम कर रहा होगा n2। कहानी खत्म। ई बॉडी क्या है, रेस्ट में है, ई बॉडी भी क्या है, रेस्ट में है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी पर ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर बॉडी पर नीचे लगने वाला फोर्स। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इस बॉडी पर ऊपर लगने वाला फोर्स
बराबर बॉडी पर नीचे लगने वाला फोर्स M2G और N1। इस बॉडी पर दो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, M2G और N1। तो लिखना पड़ेगा N1 प्लस M2G, और N1 का मान M1G, तो M1G प्लस M2G। अब बात समझिए, यहाँ तो अच्छा लगा कि रिएक्शन कितना है, जितना बॉडी का वेट है। यहाँ देखिए, यहाँ रिएक्शन कितना मिल रहा है बॉडी को, यहाँ रिएक्शन मिल रहा है सिर्फ M2G नहीं। कैसा नहीं कि इसका वेट M2G जमीन पर काम किया तो रिएक्शन बराबर M2G, नहीं। यहाँ देखिए रिएक्शन कितना काम कर रहा है, N2 का मान M1G प्लस M2G। जमीन पर वजन पड़ रहा है M1G का भी और M2G का भी। तो इस कांटेक्ट में जो यहाँ पर मिल रहा है रिएक्शन वो N1 मिल रहा है, M1G। यहाँ जो रिएक्शन मिल रहा है वो M1G प्लस M2G, क्योंकि जमीन पर दोनों का लोड है ना। देख लीजिए, दो ब्लॉक का हुआ। एक लास्ट हम 3 ब्लॉक का भी करके दिखा देते हैं, सेम सिचुएशन होगा 3 ब्लॉक में भी। तीनों के तीनों बड़ी रेस्ट में। M1 का वेट नीचे काम करेगा M1G। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ N1, चूंकि नॉर्मल रिएक्शन N1 है, इसका मतलब यहां भी काम कर रहा है N1। सेम प्रोसेस आए कीजिए, M2 का वेट M2G, ई दिया इसे रिएक्शन N2, इसका मतलब यहां भी लग रहा है N2। M3 का वेट M3G, तो ई दिया इसे रिएक्शन N3, इसका मतलब जमीन पर लग रहा है N3। और सभी एक लाइन में होना चाहिए, ये लाइन ऑफ एक्शन। चूंकि तीनों बॉडी रेस्ट में है तो देखिए इस पर ऊपर कितना लग रहा है N1 और नीचे M1, तो N1 बराबर M1। इस बॉडी पर ऊपर कितना लग रहा है N2 और नीचे N1 प्लस M2G, और N1 बराबर M1G, M1G प्लस M2G। और ई बॉडी भी रेस्ट में है, ऊपर लगने वाला फोर्स N3, नीचे लगने वाला N2 प्लस M3, तो N2 बराबर M1G प्लस M2G प्लस M3। जमीन पर तीनों बॉडी का लोड है, इस पर 2 बॉडी का लोड है, इस पर सिर्फ 1 बॉडी का लोड है। ये एक्शन और रिएक्शन। और मैक्सिमम इस तरह के सवाल में 3 ही ब्लॉक तक काफी रहेगा, एक पर एक पर एक, बहुत है इतना। 3 से ज्यादा ब्लॉक का जल्दी फिगर भी नहीं रहता है। तो ये कुछ एक डायग्राम आपको बता के दिखाया जिसमें पता चला होगा आपको एक्शन और रिएक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी क्या था ना कि एक बॉडी ग्राउंड पर रखा हुआ था, डायरेक्ट कांटेक्ट था दोनों के बीच में। अब कांटेक्ट नहीं है, रस्सी के सहारे। M किलोग्राम का एक बॉडी एक रस्सी के सहारे छत से लटका हुआ है। इसमें 2 चीज है, एक वस्तु और एक छत, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं दोनों के बीच। बीच का एक माध्यम है रस्सी। रस्सी के थ्रू M किलोग्राम का बॉडी छत पर फोर्स लगा रहा है। सिचुएशन पहले जैसा नहीं है कि बॉडी डायरेक्ट ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है। पहले क्या था सिचुएशन कि बॉडी डायरेक्ट ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा था कांटेक्ट के थ्रू। अब है कि बॉडी छत पर जो फोर्स लगा रहा है वो रस्सी के थ्रू लगा रहा है। तो यहाँ रस्सी के थ्रू एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो जब रस्सी के थ्रू एक्शन रिएक्शन होते हैं ना, उसे टेंशन से दिखाते हैं हम लोग, T से टेंशन बोलते हैं उसको। जब रस्सी के थ्रू एक्शन और रिएक्शन हो,
डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है ना, उसे बोलते हैं एन, नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू दिखाते हैं, एन लिख के दिखाते हैं, उसका सिंबल है। लेकिन रस्सी के थ्रू उसे टी से दिखाते हैं। कहानी सेम टू सेम। इसमें क्या किए थे आप, सेम यहाँ करेंगे हम लोग। इसका भी दिखाएंगे अलग से। रस्सी तो एक माध्यम है, रस्सी एक माध्यम है जिसके थ्रू छत पर फोर्स लगेगा। देखिएगा यहाँ, इसमें क्या दिखाते थे आप, समझिएगा जरा इसको, समझ, इसी के माध्यम से इसको समझ लीजिए, फिर इसमें भी आगे बढ़ा देंगे आपको। m किलोग्राम का बॉडी का वेट mg, ठीक वहाँ तरह से यहाँ भी दिखाइए कि m किलोग्राम की बॉडी का वेट mg। mg का दिखाना क्या बताता है कि एक्शन हुआ, ठीक, एक्शन हुआ। किस पर एक्शन हुआ, बोले ग्राउंड पर। तो ग्राउंड इसे क्या देगा, रिएक्शन। सिंबल क्या होता था, n, तो ग्राउंड दिया इसको रिएक्शन n। अपोजिट डायरेक्शन में देगा, रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ समझिए, EMG बेट जो है एक्शन हुआ, एक्शन दिया ये किस पर, बोले छत पर। अब छत पर एक्शन दिया, बॉडी छत पर एक्शन दिया, तो छत रस्सी के थ्रू इसे ऊपर खींचेगा, बोलेंगे टी। जैसे यहाँ n दिखाए वैसे यहाँ t दिखाए। यहाँ क्या कि ग्राउंड नीचे से रिएक्शन दे रहा है, यहाँ छत ऊपर से खींच रहा है। ये बॉडी छत को नीचे खींचा, छत बॉडी को ऊपर खींचा। ये बॉडी ग्राउंड को नीचे धक्का दिया, ग्राउंड बॉडी को ऊपर धक्का दिया। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। बस समझ में आ गया बात। m किलोग्राम के बॉडी का वेट नीचे mg, जो ग्राउंड पर बल लगाएगा, एक्शन हुआ एक तरह से, तो ग्राउंड दिया इसे रिएक्शन। m किलोग्राम का बॉडी का वेट mg, जो एक्शन दिया छत पर, तो छत इसे दिया रिएक्शन t। अब चूंकि ग्राउंड इसे रिएक्शन दिया n, तो हम लोग दिखाते थे इसका मतलब ग्राउंड पर भी कितना लगा, n। ठीक उसी तरीका से चूंकि छत इसे रस्सी के थ्रू रिएक्शन दिया है t, इसका मतलब वास्तव में छत पर भी लगा होगा t, रस्सी के थ्रू। ऐसे दिखाते हैं हम लोग, पहले इसको दिखाए फिर इसको फिर इसको। जैसे पहले इसको दिखाते थे 1 2 3 कि mg हुआ वेट, ई दिया इसे रिएक्शन माना कि n, तो इसका मतलब पक्का है कि इस पर भी रिएक्शन n ही हुआ होगा। mg m किलोग्राम का बॉडी का वेट mg, तो छत इसे रिएक्शन देगा t। mg लगा किस पर, छत पर रिएक्शन दिया, तो छत इसे दिया रिएक्शन माना कि t। चूंकि छत इसे रिएक्शन t दिया, इसका मतलब एक्शन भी छत पर t ही हुआ होगा। इस सिंगल बॉडी का सवाल, एक बॉडी लटका हुआ है, इसमें आपको करा देते हैं 2 बॉडी लटका देते हैं और 3 बॉडी तक लेके जाते हैं इसमें भी। तो 2 बॉडी का सवाल देखिए। M1 और M2, देखिए फिर बड़ी डायग्राम यहाँ शुरू कीजिए। M1 का बेट M1, ई बेट इस पर काम किया होगा, तो ई दिया इसे रिएक्शन T1, इसका मतलब है कि यहां भी लगा होगा T1। सेम प्रोसेस आगे बढ़िए। इसका बेट M2G, जो इस पर रिएक्शन देगा, तो छत इसे दिया रिएक्शन मान लिया जाए T2। इसका मतलब पक्का है कि चूंकि रिएक्शन इसको T2 दे रहा है, इसका मतलब यहां भी लग रहा होगा T2। तो चूंकि तो बड़ी रेस्ट में है, लड़का बड़ी रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, तो यहाँ देखिए T1 बराबर M1G। इस रस्से में टेंशन T1 बराबर M1G। ये बड़ी भी रेस्ट में, तो ऊपर लगने वाला फोर्स T2 बराबर T1 प्लस M2G, T1 प्लस M2G, और T1 बराबर
M1G प्लस M2G। इसका मतलब है कि छत पर जो फोर्स लगा वो M1G प्लस M2G दोनों बॉडी के वेट के बराबर लगा। ये दो बॉडी का हो गया। एक लास्ट भी देख लीजिए 3 बॉडी का। करना क्या, सेम वही का वही करेंगे। फिर से आप चाहे तीसरी बॉडी दिखा सकते हैं। हो गया, 3 बॉडी का सवाल हो गया। M1 से M2 तक आ ही गए, अब M3 में आ जाइए। यहाँ वेट M3 ई देगा कहाँ पर, छत पर एक्शन दे रहा, तो छत से रिएक्शन दिया होगा, मान लीजिए T3। इसका मतलब छत पर भी काम कर रहा होगा T3। और चूंकि भी बॉडी रेस्ट में है तो आप लिख सकते हैं कि T3 बराबर T2 प्लस M3G। T3 बराबर T2 प्लस M3G और T2 का मान M1G प्लस M2G और प्लस M3। यह हो गया 3 बॉडी का। अब हम क्या इस बात से फील करेंगे, इतना बार बार ध्यान देके नहीं करेंगे। अब सीधे हम लोग याद जैसा कर जाएंगे कि जब भी किसी रस्सी में टेंशन दिखाना हो ने, तो देखिए डायरेक्ट कैसे दिखाना है, बॉडी से दूर। अब ध्यान दे, अब इसको हम ऐसे याद कर जाएंगे, बार इतना समझ के नहीं करेंगे। समझ गए 2-3 एग्जाम्पल। अब ऐसे ध्यान दें कि जब भी टेंशन दिखाई रस्सी में तो बॉडी से दूर, इस बॉडी से दूर, इस बॉडी से दूर, इस बॉडी से दूर, उस बॉडी से दूर, ऐसे इस बॉडी से दूर, यहाँ से दूर। जब भी दो रस्सी के बीच में टेंशन होने तो बॉडी से दूर दिखाई टेंशन। बाकी क्यों दिखा रहे हैं ये बात तो समझ में आ रहा है इधर से। 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल किए अभी हम लोग, तो एक बात महसूस हुआ ना कि ऐसे दिखाया जाता है टेंशन। तो बात को हम लोग अब याद ऐसा कर लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, बार बार समझ के नहीं कि MG T1 ऐसे नहीं। जल्दीबाजी धीरे धीरे तो क्वेश्चन जल्दी बनाने का मना करेंगे हम लोग, तो ऐसे कर लेंगे। फिगर देखे नहीं कि ऐसे कर लेंगे रस्सी वाला तुरंत। और अलग अलग रस्सी में अलग अलग टेंशन दिखाना होता है। रस्सी चेंज समझे टेंशन चेंज, ये रस्सी में अलग टेंशन, ये रस्सी में अलग टेंशन, ये रस्सी में अलग टेंशन। आप यहाँ चाहे दिखाइए T1 यहाँ दिखा लीजिए T2 यहाँ दिखा लीजिए T3 तुरंत। जैसे रस्सी दिखे ना, दोनों बॉडी से दूर हमेशा टेंशन दिखाना, बॉडी से दूर, M1 से दूर, M2 से दूर, M2 से दूर, M3 से दूर, M3 से दूर, छत से दूर, ऐसे। और बाकी क्या बचा, यहाँ बचा M1G, यहाँ एगो M2G और यहाँ एगो M3G। और जो फोर्स जिस पर लग रहा है उसको देखिए, यह इस पर लग रहा है सब, ये सब फोर्स जो T1 है इस पर लग रहा है, और ये जो फोर्स है इस पर लग रहा है, ये जो है छत पर लग रहा है। हो गया क्लियर। T1 बराबर M1G, T2 बराबर T1 प्लस M2G, T3 बराबर T2 प्लस M3G, ऐसे दिखाना है। तो बॉडी पर बॉडी रख करके आपको दिखाए 2-3 डायग्राम, और फिर रस्से के सहारे अगर कोई बॉडी लटका हुआ हो उसका भी आपको 2-3 डायग्राम दिखाए। वास्तव में भी चर्चा चला नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन कैसे दिखाया जाता है। वास्तव में कहानी था एक्शन एंड रिएक्शन का। तो कुछ एग्जाम्पल थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एक्शन और रिएक्शन में। कुछ एक फिगर और 1-2 फिगर हम लोग देखते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर होगा। ये समझिएगा बात। कोई एक आदमी एक बेटिंग मशीन पर खड़ा है। समझिए, कोई एक आदमी एक बेटिंग मशीन पर खड़ा है, वजन तौलने वाला मशीन, जहाँ पर हम लोग 2 रुपया हम तौला लेते हैं। खड़ा हुए, काटा बता दिया 52 किलो, 62 किलो,
ऐसा मशीन पर आदमी खड़ा है, ठीक। तो ये आदमी मान लिया इस बेटिंग मशीन पर खड़ा है, तो ये मशीन इसका वजन बताया, कितना बताया, मान लिया इसका वजन 52 किलो है, तो ये मशीन बताएगा ना 52 किलो कि आदमी का वजन भाई 52 किलो है, ऐसा बताएगा। कहने का मतलब अगर हम इसका डायग्राम देखना चाहें तो ये वेटिंग मशीन है, और ये आदमी, ये आदमी का वेट mg, अगर 52 किलो तो 52 जी, m किलो तो m जी। तो ये मशीन दिया इसे रिएक्शन n, इसका मतलब इस पर काम किया n। चूंकि ये आदमी तो रेस्ट में है, मशीन पर सिर्फ खड़ा है, इसका मतलब n बराबर mg। इस कहानी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। पहले भी m किलोग्राम के बड्डी को हम जमीन पर रख के दिखाए थे। तो बेटी मशीन को ग्राउंड समझिए, और ये आदमी है m किलोग्राम का एक वस्तु, इसका वेट mg, तो ये दिया नॉर्मल रिएक्शन n, इसका मतलब पक्का है कि यहाँ लगा होगा n। चूंकि ये आदमी रेस्ट में है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर होगा। क्लियर? आप ऐसे समझिए कि इस आदमी के बगल में छत के थ्रू एक रस्सी लटक रहा था। इस आदमी के बगल में एक छत के थ्रू रस्सी लटक रहा था। ये आदमी क्या किया कि रस्सी पर थोड़ा लोड दे दिया। कितना लोड दे दिया? F, थोड़ा लद गया रस्सी पर। पहले ऐसे खड़ा था बेटिंग मशीन पर, अब बगल में वो रस्सी पर क्या किया कि अपना हाथ ऐसे थोड़ा सा वजन दे दिया रस्सी पर, लद गया रस्सी पर। तो आप ये बात फील कर सकते हैं कि जैसे ही आदमी अपना रस्सी पर हल्का सा ही वजन देगा ने, ये बेटिंग मशीन में अगर ये 52 किलो का है, अभी 52 किलो बता रहा था, तो 52 किलो से कुछ कम बताएगा। जैसे यहाँ रस्सी पर लोड देगा, जैसे यहाँ रस्सी पर लोड दिया, वजन वहाँ 52 किलो से कम जाएगा। वास्तव में हुआ क्या? वास्तव में हुआ यह कि आदमी जितना फोर्स रस्सी पर ऐसे लगाया है, उतना ही फोर्स रस्सी के थ्रू आदि पर ऊपर की ओर लग गया। तो वेट इसका भी मशीन पर mg पड़ रहा था, तो mg में से कुछ घट गया। कितना? F, जितना फोर्स ही लगाया। ऐसा होगा। तो जैसे कि मान लिया आदमी लगा दिया कितना फोर्स यहाँ F, इसका मतलब आदमी पर एक फोर्स ऊपर और लग गया यहाँ F। जैसे आदमी रस्सी पर F फोर्स ऐसे लगाया, रस्सी के थ्रू भी आदमी पर फोर्स लग गया F, और वास्तव में फोर्स F हाथ पर लगा, यहाँ नहीं। लेकिन होल ओवर हम दिखाते हैं कि लगा तो आदमी पर ही, लेकिन ये सही चीज नहीं है। ये लाइन ऑफ एक्शन फिर गड़बड़ा गया। आप अगर हाथ के थ्रू किसी रस्सी को खींच रहे हैं, तो आप पर भी फोर्स रस्सी हाथ के थ्रू लगाएगा, सर के थ्रू किसे लगा देगा? लेकिन ये दिखाने का एक तरीका है। हम लोग दिखाते हैं कि लगा तो होल ओवर आदमी पर ही न लगा, इसीलिए हम यहाँ F दिखा दें। लेकिन ये F का यहाँ दिखाना सही बात नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन को सही नहीं ठहरा रहा है। दिखाना तो यही चाहिए था कि यहाँ पर आदमी से हाथ है, यहाँ पर लगाया, ऐसे दिखाना चाहिए हमें कि रस्सी के थ्रू हम F खींचे ऐसे, तो रस्सी हमको खींच लिया F। हमारे रस्सी से खींच लिया, कैसे कैसे फील हुआ यहाँ मशीन से। ये 52 किलो जो भी बता रहा था, 52 किलो का अगर आदमी है तो 52 किलोग्राम ही जो बता रहा था, अभी 52 किलोग्राम नहीं बताएगा। अगर आप यहाँ पर 20 न्यूटन फोर्स लगाए होंगे, 20 न्यूटन का मतलब 2 किलो के बराबर, तो ये मशीन बता रहा होगा 85 किलो वजन आपका। अब 52 किलो नहीं बताएगा, क्योंकि आप यहाँ 20 न्यूटन लगा चुके हैं। जैसे 20 न्यूटन लगाएगा तो 20 न्यूटन का मतलब कितना हुआ? 2 किलो का वजन के बराबर हुआ। तो 2 किलो के वजन के बराबर आप रस्सी को इसे खींचे, तो 2 किलो के वजन के बराबर वो भी खींच लेगा। तो 52 किलो में 2 किलो तो घट ही जाएगा, तो 85 किलो के वजन के बराबर मशीन बताएगा। तो वास्तव में हम लोग यहाँ दिखाते नहीं, लेकिन होना यही चाहिए था कि आदमी पर फोर्स यहाँ लगाया। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं, हम लोग सीधे दिखाते हैं कि बॉडी होल ओवर जो आदमी पर ही फोर्स लगा ना, तो F लगा इसे। लेकिन आदमी तो रेस्ट में है, इसका मतलब अब F प्लस N बराबर mg हो।
एफ प्लस एन बराबर एम जी। अब आदमी ऐसे वजन दिया हल्का सा रस्सी पर, ऐसा नहीं कि रस्सी पर वजन दिया है तो लटक गया रस्सी में पूरा, ऐसा नहीं। रस्सी में हल्का वजन दे, खाली से झूला है, लदा हुआ है रस्सी पर, कुछ भार दिए हुए, लेकिन है तो आदमी रेस्ट में। इसके मतलब आदमी पर ऊपर लगने वाला फोर्स एन प्लस एफ और बराबर एम जी। तो एन बराबर होगा एम जी माइनस एफ। अब पता चला कि मशीन पर कितना काम किया, एम जी माइनस एफ। ये मत समझिए कि एन मतलब हो जाता है जो एन लगा वो वाला एन है, ऐसे नहीं। एन यहाँ से निकालना पड़ेगा, बोले ना कि एन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या, ये है रिएक्शन का मैग्नीट्यूड वास्तव में एम जी माइनस एफ। तब पता चला कि अच्छा मशीन पर एन जो है एम जी माइनस एफ काम किया। एम जी नहीं, इस पर एम जी नहीं लग रहा है। अब आपको बात ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। एम जी का नीचे दिखाना ये बात का है संकेत कि एक्शन हुआ, इन्होंने इसको रिएक्शन दिया एन, लेकिन चूंकि इधर रस्सी खींचा भी जा रहा है एफ से, इससे एक फोर्स और लगेगा एफ। तो आदमी का सिचुएशन आप देख लीजिए, आदमी पर दो फोर्स लगा, एन प्लस एफ और नीचे एम जी। चूंकि आदमी रेस्ट में है इसलिए एन प्लस एफ बराबर एम जी, तो एन का बराबर एम जी माइनस एफ। इसका मतलब यहाँ का मान लगा एन एम जी माइनस एफ। अब तू बोला पहले तो एन का मान एम जी था, हमको ये नहीं पता कि एन का वैसे मान लेने, इसके पहले तो क्या था, एन बराबर एम जी था। तो बोला एन बराबर एम जी पहले था, एन का मान क्या हमें पता नहीं, एन का मान यहाँ से निकालिए और जो निकल के आएगा वो आपको समझना है कि एन का मान वही है। इस एन का कोई अपना वैल्यू नहीं है, ई एन यहाँ से कंट्रोल है। ई एन का जो मान आएगा भैया वही एन ही है। ऐसा नहीं कि पहले तो भाई जब रस्सी नहीं खींच रहा था तो एन बराबर एम जी था, तब एन बराबर एम जी तो है ही है, नहीं। ई एन क्या है हमें नहीं पता, ई एन बताएगा ये रिएक्शन, रिएक्शन का मैग्नीट्यूड बताएगा कि रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है। तो इस केस में एफ प्लस एन बराबर एम जी है, तो एन बराबर होगा एम जी माइनस एफ। अब इस आदमी का इतना ही वजन बेटिंग मशीन पर काम कर रहा है, एम जी माइनस एफ। इस बात को समझने के लिए बच्चों को थोड़ा सा मजाक वाला भी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि मान लिया जाए कि आप जिम गए और जिम में मान लिया कि एकदम पूरा रॉड में से हाथ पकड़ के बीम मारने का प्रयास करते हैं, हम लोग चेस्ट को रॉड में से हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन शुरू में जाएंगे, मान लिया जाए कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एकदम सट ही नहीं पा रहा, उठ ही नहीं रहा पैर। तो बहुत सा आदमी क्या करे कि झूल जाएगा, रडे में झूल जाएगा। पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाया, संतुष्टि के लिए लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, उधर उधर आदमी को देखा कि कोई हमको देख तो नहीं रहा। तो ट्रेनर का अगर नज़र आप पर पड़ गया कि आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आएगा आपको कि चलिए आप कोशिश कीजिए, हम थोड़ा आपका पैर पकड़ लेते हैं और थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करेगा, आपको मदद करेगा और आप कुछ चेस्ट को रॉड तक ले जाइएगा, फिर लाइएगा, ले जाइएगा, आप ये आसानी से कर सकते हैं उसकी मदद से। तो जो आदमी है ट्रेनर, जिम का जो ट्रेनर है, वो आपको जब उठाता होगा तो उसको आपका पूरा वजन का आभास नहीं होता होगा, क्योंकि आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं ना, आप मेहनत तो कर रहे हैं ना, आप पूरा वजन अपना उठा नहीं पा रहे, बात अलग है। आपके गट्टा में इतना ताकत नहीं कि आप पूरा अपना वजन उठा सकें, रड ऐसे पकड़े आप पूरा चेस्ट को रड में चढ़ा सकें, इतना मान लें आप में ताकत नहीं, लेकिन कुछ तो है भाई। 52 किलोग्राम मेरा वजन है, मान लें हमारे गट्टा में इतना ही ताकत है कि 20 किलो के वजन को हम उठा सकते हैं, लेकिन है तो यहाँ 52 किलोग्राम इसलिए उठ नहीं रहा, लेकिन 20 किलोग्राम के वजन के बराबर तो अपना गट्टा में ताकत है ना भाई, उतना सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप जब ऐसे बल लगाते होंगे, मैंने इतना बल लगा रहे जितना कि 20 किलोग्राम का एक बॉडी लगाता है, उतना अगर फोर्स आप लगाते होंगे, एकदम हाथ के थ्रू कस के रड को खींचते होंगे, तो 20 किलोग्राम आप हल्का महसूस होते होंगे। तो ट्रेनर को मात्र 32 किलोग्राम के बराबर उसको उठाना पड़ता होगा। लेकिन अब समझिए एक मजाकिया अंदाज में कि कोई आदमी एकदम ऐसे रड को पकड़े और पूरा एक्सप्रेशन एकदम चेहरा का ऐसा बना दे जैसे लय के एकदम पूरा फोर्स लगा रहा है, एकदम रड को बेचारा खींचने का कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत करवे नहीं करे, खाली हाथ टाइट कर ले एकदम और एकदम पूरा चेहरा का एक्सप्रेशन ऐसा कर ले जैसे लय के एकदम पूरा फोर्स लगा रहा रड पर, और लगाए नहीं तो ट्रेनर को जो उठाने वाला है ना उसको बहुत भार पड़ेगा, उसको 52 किलोग्राम का वजन उसको उठाना पड़ेगा, और वो समझ जाएगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, पूरा वो लोड उधर पर चला जाएगा। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि जितना हम बॉडी को किसी खींचते हैं ना, उतना बॉडी हमें, मतलब वो भी चीज़ हमें उतना ही ऊपर खींच लेता है, और हमको जो नीचे से सपोर्ट दे रहा है उसको आसान महसूस होता है। गाँव में पैर पड़ने चढ़ जाता है तो दो दोस्त पीछे से धक्का देता है, आप चढ़ने का प्रयास कीजिए पेड़ पर और तब दोस्त धक्का दे, तब दोस्त को धक्का देने में मजा आएगा। आप चढ़ने का प्रयास मत कीजिए पेड़ पर और खाली दोस्ती धक्का दे, उसका हालत खराब हो जाएगा। वास्तव में जितना आप चढ़ नहीं पा रहे हैं पेड़ पर, लेकिन पेड़ को पकड़ के खींचिए तो जितना बल लगा के खींचते हैं उतना तो हल्का महसूस होता होगा,
बाकी जो बचा खुचा दोस्त को धक्का देना पड़ेगा। तो ये कुछ बात है आपका एक्शन और रिएक्शन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम।